आज का टॉपिक है व्हाट इज फाइनेंस एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे फिर आप +1 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझना है फाइनेंस क्या है और फाइनेंस के सोर्सेज क्या-क्या हैं। तो अगर मैं बात करूँ +1 की, तो बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये टॉपिक मिलेगा। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं देन एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नेंस की बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो ओवरऑल कॉमर्स के हर एक कोर्स में कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस से रिलेटेड बात करनी होगी। देन आपने स्पेशली सुना भी होगा फाइनेंशियल मार्केटिंग होती है। देन फाइनेंस वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो उन सब में वो फाइनेंस वर्ड का क्या मतलब है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं देन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या है, फाइनेंस। तो अब ये फाइनेंस है क्या, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मीनिंग क्या है फाइनेंस का। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो वहां पर नॉर्मली लिखा हुआ है द मनी यू नीड टू स्टार्ट और सपोर्ट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या चलते हुए बिजनेस को आगे सपोर्ट करने के लिए आपको जो मनी चाहिए वो क्या है, आपका फाइनेंस है। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है। देन इसके बाद अगर इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो फाइनेंस की क्या डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी को कैसे मैनेज करना है, उसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं। देन उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, उसमें आपकी एक्टिविटीज़ आती है इन्वेस्टिंग की। जब आप इन्वेस्ट करते हो देन आप क्या बोलते हो, फाइनेंस किया। बोरोइंग की, लेंडिंग की एंड बजटिंग की, सेविंग की, फोरकास्टिंग की। तो जब ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं दैट मीन आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन अगर मैं एक ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखूं तो जो हमारे मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने क्या बोला, फाइनेंस एज मनी और अदर लिक्विड रिसोर्सेस, मतलब नियर टू कैश या नियर टू मनी जिसको हम बोल सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट है या आपकी बिजनेस है या ग्रुप है या इंडिविजुअल है, जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं देन वो क्या है, वो फाइनेंस है। तो सिंपली फाइनेंस क्या है, मनी है या अदर लिक्विड रिसोर्सेज हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, आई होप सो आपको मीनिंग क्लियर हुआ। जैसा कि हमने बात की थी कि हमें अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है देन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फाइनेंस। तो अभी हम उसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जहाँ पर हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या है, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, क्योंकि बिजनेस की मेनली कौन सी एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक तो हमारी रहती है हमारी फिक्स कैपिटल को लेके एंड दूसरी हमारी रहती है वर्किंग कैपिटल को लेके। तो हम इन दो फॉर्म्स में अपनी जो फाइनेंस उसको यूज़ करते हैं। देन हर एक जगह पे आपका जो फाइनेंस है यूज़ हो रहा है। देन रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो बिजनेस की, देन आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। और बिजनेस करते टाइम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको अवेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अगर सपोज करिए मार्केट में आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, मंदी आ गई है, देन उसको फेस करने के लिए आपको अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। देन अगर आप मार्केट में गुडविल बनाना चाहते हैं, अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट को बहुत हाई लेवल पे या हम कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे आपको प्रमोट करना है, देन आपको क्या चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए। तो ओवरऑल मिला के बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है आप करते हो, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ में आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं फाइनेंस के, कि फाइनेंस आपको कहाँ से मिल सकता है। अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो आप क्या कहेंगे, भाई हमारे पास जितनी भी मनी है, जितना भी हमारे पास कैश पड़ा है या हमारे और लिक्विड फॉर्म्स पड़ी हैं, हम उनको यूज़ करेंगे। तो वो तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव है, वो तो हर कोई यूज़ करता है। जैसे सॉल प्रोप्राइटरशिप है, किसी ने एक छोटी सी शॉप ओपन की है, तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे कि मेरे पास जितना भी कैश है मैं उसे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, वो हो गया एक तो सोर्स। और कौन कौन से सोर्सेज हो
सकते हैं। तो अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में बात की जाए तो आज मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज है फाइनेंस के जो अवेलेबल हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, गुडविल के लिए, रिसेशन को फेस आउट करने के लिए। तो उसमें ये सारे हमारे जो सोर्सेज हैं वो यूज़ होते हैं। तो जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, आई थिंक इन सब के नेम्स आपने बहुत बारी सुने होंगे, बहुत सी बुक्स में पढ़े होंगे, बहुत सी जगह पर देखे होंगे। देन ये क्या चीज़ होती हैं? इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स क्या हैं, एंड पब्लिक डिपॉजिट्स क्या हैं, लीज फाइनेंसिंग क्या है, ट्रेड क्रेडिट्स क्या हैं, फैक्टर बैंकिंग बैंक्स कौन से होते हैं, जो फैक्टरिंग बैंक के कौन से वाले होते हैं जो फैसिलिटी देते हैं हमें फैक्टरिंग की, एंड कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं जो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं या हम जिन्हें रिटेन प्रॉफिट्स के नेम से भी जानते हैं, ये क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स कौन सी होती हैं, एंड ये कैसे हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में यूज़ होती हैं, कैसे हेल्प करती हैं। देन बैंक लोन्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, एंड जो ओवरड्राफ्ट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं या एडवांसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें यूज़ करते हैं एज अ फाइनेंस के सोर्स के रूप में। देन सबसे पहले हमें इनके मीनिंग्स क्लियर होना चाहिए। फुल डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट में इनके मीनिंग्स देखेंगे ताकि हम इन्हें क्लासीफाई कर सकें कि ये किस फॉर्म में क्रिएट होते हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, या फिर इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में दो दो लाइंस रीड करेंगे ताकि आपको इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसा कि हमने बात की थी कि सबसे पहले हम जो हमारा खुद का फंड होता है वो हम सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं। देन उसको क्या बोला जाता है कि ये हमारी खुद की कैपिटल है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी के केस में इसे क्या बोला जाता है, इन्हें शेयर्स के रूप में इश्यू किया जाता है जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। एंड जो शेयर्स हम खुद जो हम कह सकते हैं ओनर को मिले हुए होते हैं, देन वो इक्विटी शेयर्स रहते हैं। एंड इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसने इन्हें ऑक्यूपाई किया होता है वो होता है ओनरशिप सिक्योरिटीज़, या हम कह सकते हैं इनको कैपिटल स्टॉक। तो क्या कहते हैं, इन्हें कैपिटल स्टॉक कहते हैं। एंड जो हमारा कंपनी एक्ट है 1956 या 2013, यहाँ पे जो डेफिनीशन दी गई है उसके लिए डेफिनीशन दी गई है कि a share in the share capital of a company and includes stock except where a distinction between stocks and share is expressed or implied। आप वीडियो को स्टॉप करके ये डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये शेयर जिनके पास रहते हैं उनको हम ओनर्स कह सकते हैं। वो कंपनी के क्या रहते हैं, ओनर्स रहते हैं। एंड उनके पास पूरी पावर रहती है वोटिंग की, एंड पूरा कंट्रोल भी उन्हीं के पास रहता है। तो जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। एंड वो जैसे चाहें कंपनी को रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम एज प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं, बट इनमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको प्रेफरेंस मिलती है। एंड जब कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो जो पेमेंट होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलती है। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स को ऑक्यूपाई करते हैं, परचेज करते हैं, उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। एंड दे गेट प्रेफरेंस फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर एक टाइप का डेट होता है, या हम कह सकते हैं ये लोन होता है। एंड इससे हम डेट कैपिटल के नेम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि हमने जो फंड्स इन्वेस्ट किए होते हैं, जब हमने इक्विटी शेयर्स लिए होते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं रहते हैं। देन उसके बाद हमें और फाइनेंस चाहिए होता है, तो तब हम क्या करते हैं, हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। एट डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, एट पार पे भी हो सकते हैं। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हमें फाइनेंस मिलता है जिसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट देना होता है। एंड ये हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। एंड इनको बदले में क्या मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है।
जो डिबेंचर्स हैं ये बहुत टाइप्स के होते हैं, सिंपल्स होते हैं, अनसिक्योर्ड्स होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, बियर होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, इनरिडीमेबल होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, बहुत टाइप्स होती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना नहीं डिस्क्राइब करेंगे, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। देन उसके बाद आता है हमारा लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कहीं जगह पर कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये कौन-कौन से हो सकते हैं? तो आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन मार्केट में ये सभी अवेलेबल हैं, जैसे आईएफसीआई, आईएफसीआई यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये 1948 में सेटअप किया गया था एंड इसको सेटअप करने का मेन मकसद था कि ये जो भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं देन उनको लोन प्रोवाइड करता है एंड ये 25 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ा सा याद रखना है एंड ये सब्सक्राइब कर लेता है शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जैसे किसी नई कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए देन उनको ये सब्सक्राइब करता है। ये अंडरराइटिंग का भी काम करता है। तो ऐसे ही हमारी है आईसीआईसीआई, देन इसकी फुल फॉर्म है द इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप सबको ये फुल फॉर्म लर्न करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेटअप हुई थी 1955 में एंड इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज रहती हैं उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवानी है एंड साथ में ही इसका जो टाइम पीरियड रहता है लोन ग्रांट करने का वो 15 ईयर्स ही रहता है, ये ज़्यादा नहीं देते हैं। एंड ये भी अंडरराइटिंग का काम करती हैं शेयर्स एंड बॉन्ड्स को लेकर एंड ये हेल्प करती हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को परचेज करने में शेयर्स के। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, यानी हमारी एसएफसी की। ये सेटअप हुई थी 1951 में एंड ये भी लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को। तो आपको याद रखना है कि ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है एंड ये 20 ईयर्स से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती है। तो मेन टाइम जो इसका रहता है वो 20 ईयर्स रहता है एंड इसकी जो शेयर कैपिटल है वो सब्सक्राइब की हुई है स्टेट गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सो दैट इसका जो नेम है वो है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। देन इसके बाद आता है हमारा आईडीबीआई यानी द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सेटअप हुई थी 1964 में 1964 में एंड एज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये वर्क करती है एंड इसका जो मेन फंक्शन है लोन ग्रांट्स करना, अंडरराइटिंग करना शेयर्स एंड डिबेंचर्स की एंड इसके अलावा इसका इनडायरेक्ट असिस्टेंस भी रहता है जिसमें ये रीलेंडिंग करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, आईएफसीआई को, एसएफसी को, कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये सारे काम आईडीबीआई करता है। देन इसके अलावा वो प्रमोशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है एंड सर्वे करता है ये जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल्स है अलग अलग स्टेट्स को लेके, ताकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको वो बैलेंस कर सके एंड अच्छे से ग्रो कर सके। देन इसके बाद आता है NIDC, द नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1954 में एंड एज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड इसका जो मेन फंक्शन था वो था जो हमारी फाइनेंस इंडस्ट्रीज रहती हैं उनके जो भी प्लान होते हैं उनको डेवलप करना। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो कैपिटल मशीनरी को लेके हो, चाहे वो इक्विपमेंट को लेके हो। तो ये सारे काम जो है NIDC परफॉर्म करती है। देन इसके बाद है UTI, UTI मीन्स द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये तो आई थिंक आपने नेम सुना ही हुआ है। ये जो UTI है इसने 1964 में अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था एंड ये जो है हमारी यूनिट ट्रस्ट एक्ट 1963 इसके तहत इसने वर्क स्टार्ट किया था एंड इसका जो मेन पर्पस रहता है वो यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एंड किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड साथ में
यूनिट्स को सेल कराने में हेल्प करता है जो अलग-अलग इन्वेस्टर्स ने परचेज़ किए होते हैं। एंड देन इसके बाद ये काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हेल्प करवाता है। एंड डिविडेंड डिविडेंड अगर मिल रहा है यूटीआई के थ्रू तो वो टोटली एग्ज़ेम्प्ट होता है, तो इनकम टैक्स पे करने में भी यूटीआई के थ्रू हेल्प मिल जाती है। तो ये सारे जो हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से बिजनेस को प्रमोट करने में, उसको रन करने में, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये असिस्टेंस देते हैं। तो किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ले सकती है एंड वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड जो फाइनेंस है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही प्रोवाइड होता है। एंड ये हमारी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस रहती हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होती। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने की वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वापस आते हैं हम हमारे सोर्सेज पे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद हम बात करते हैं लोन्स फ्रॉम बैंक। तो ये आई थिंक कई लोगों के लिए बहुत ही इजी रहता है कि पहले आप क्या करो, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो फाइनेंस है उसको यूज़ करो, वो इक्विटी की फॉर्म में या प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में यूज़ हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या जो हमारे नोन टू होते हैं, हम उनसे डिवेंचर की फॉर्म में जो है क्रेडिट ले लेते हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एंड कई बार क्या रहता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी होती है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत वाइड होती हैं। देन हम क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक से लोन लेने में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स रहती हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कमर्शियल बैंक्स रहती हैं वो हेल्प करती हैं हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में। एंड देन बदले में वो क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमें फैसिलिटी देती हैं, एक तो बैंक लोन की ही फैसिलिटी दे रही हैं, साथ में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। एंड इसके अलावा जो हमारे जो लोन्स लिए रहते हैं उनके ऊपर कुछ सिक्योरिटीज़ भी वो प्रोवाइड करती हैं। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि हमारे कमर्शियल बैंक्स कौन-कौन से होते हैं। तो ये है लिस्ट हमारे कमर्शियल बैंक से। तो आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आई होप सो आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिस्ट डाली है ताकि आपको ईज़ी हो जाए कैरेक्टराइज़ करने में, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इंडिजीनियस बैंक्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, एंड वो फॉरेन बैंक्स होते हैं, तो ये नेशनलाइजेशन बैंक होते हैं। तो यहाँ पर जो हम कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपका इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एंड बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, या कैनारा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो आई होप सो आप सबको पता ही है। तो आरबीआई को हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एंड फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन इसके अलावा है एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एंड एचडीएफसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो एट प्रेजेंट इंडिया में एप्लीकेबल हैं। एंड जो इन सब की वर्किंग है वो किसके अंडर हो रही है, हमारे सेंट्रल बैंक के अंडर हो रही है। जो आरबीआई है वो पूरी असिस्टेंस रखता है, पूरी रिकवरी करता है कि ये बैंक्स की वर्किंग किस ढंग से हो रही है, पूरा ऑपरेट करता है। सो ये कुछ बैंक्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं किस चीज़ में, फाइनेंस को जनरेट करने में या लोन प्रोवाइड करने में। जो कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म ही रहते हैं। एंड ये जो है हमारे एक्सटर्नल सोर्स रहता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स की, तो पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, ये वैसे तो मीडियम एंड हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज रहते हैं फाइनेंस के, क्योंकि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो 3 मंथ से लेके 3 ईयर्स के बीच में रहती है। तो कई बार ये शॉर्ट टर्म में काउंट किए जाते हैं, कई बार ये लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में काउंट किए जाते हैं। एंड इसमें क्या रहता है कि जो कंपनी है वो कॉमन पब्लिक से एक फिक्स रेट के ऊपर एक फिक्स टाइम पर कुछ अमाउंट है जो एज अ लोन वो ले लेती है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड उसको क्या करना पड़ता है, जितना भी रेट उसने फिक्स किया होता है उसके ऊपर उसको विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी रहती है। तो मेनली जो हमारी टेक्सटाइल्स मिल्स हैं वो इस सोर्स का यूज़ करती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो मेथड है बहुत ईजी रहता है एंड फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम रहती हैं एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। सो बहुत सी ऐसी बिजनेस हैं या जो हमारी मील्स हैं या
टेक्सटाइल्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं। देन उसके बाद आता है हमारा लीज़ फाइनेंसिंग। अब ये लीज़ फाइनेंसिंग क्या होता है? इसमें जो एक कंपनी रहती है वो दूसरी कंपनी से या दूसरी फर्म से एग्रीमेंट कर लेती है एंड जो भी फिक्स एसेट रहती है उसको वो लीज़ पे ले लेती है। देन इसमें आपके 2 पर्सन्स हो गए, 2 कंपनीज़ हैं, 2 फर्म्स हैं, जिसमें जो देने वाला है वो आपका लीज़र है एंड लेने वाली है वो लीज़ी है। तो एक फ़िक्स अमाउंट के ऊपर एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए जो है फ़िक्स एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड बदले में जो है उसको पेमेंट की जाती है जितने भी टाइम के लिए वो लीज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रहते हैं उसमें हम इन्हें काउंट करते हैं एंड ये बहुत टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि उसी ही एसेट को आप बाद में परचेज़ कर रहे हो या उसमें कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस बहुत से बेसिस पे हम इसके कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग लीज़ है, फाइनेंशियल लीज़ है, सेल एंड लीज़ बैक है, डायरेक्ट लीज़ है, प्राइमरी और सेकेंडरी लीज़ है। तो अब इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, फ़िलहाल लीज़ फाइनेंसिंग का मतलब आप यही लगा के चलिए कि आप फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ अमाउंट पे आप लीज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है? ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ये बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटी में काउंट होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे कोई भी बिज़नेस है वो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या कोई भी जो रॉ मटेरियल परचेज़ सेल कर रहा है, देन उसमें क्या है वो अमाउंट रॉ मटेरियल परचेज़ कर लेता है, बट उसकी जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद करता है। तो इस तरीके की जो सेल परचेज़ वाली एक्टिविटीज़ होती है जिसकी पेमेंट्स बाद में होती है, वो हमारी किस में आती है? हमारी ट्रेड क्रेडिट में आती है। तो ये जो सोर्स है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स है एंड ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाला फाइनेंस सोर्स है। देन इसके बाद हम बात करेंगे हमारी फैक्टरिंग बैंक्स की। तो कुछ बैंक्स होती हैं जो फैक्टरिंग फाइनेंस का रोल प्ले करती हैं, एज अ सोर्स बन जाती हैं। वो कैसे बनती हैं? तो कई बार क्या रहता है कि आपको किसी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें आपको बहुत से इनवॉइसेस रिसीव होते हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। देन उन इनवॉइसेस को जब आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, बट जो सेकंड पार्टी है वो अभी एबल नहीं है पेमेंट करने में, देन आप क्या करते हो, वो जो इनवॉइसेस हैं आप वो थर्ड पार्टी को सेल कर देते हो। देन थर्ड पार्टी को आप एज अ डिस्काउंट पर जब सेल करते हो तो आपको बदले में अमाउंट मिल जाती है एंड जो थर्ड पार्टी होती है वो आपकी सेकंड पार्टी से ऑटोमेटिकली रिकवर करवा लेती है। तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो एज अ फैक्टरिंग वर्क कर रही हैं। वो आपके जो इनवॉइसेस हैं उनको परचेज कर लेती है एट डिस्काउंट एंड बाद में वो आपकी जो सेकंड पार्टी रहती है उससे अपने आप रिकवर कर लेती हैं। तो ऐसे जो ये बैंक्स हैं ये आपकी फाइनेंस का सोर्स बन जाती हैं। देन कमर्शियल पेपर्स की बात आती है, तो कमर्शियल पेपर भी हमारे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट पेपर के नेम से भी जानते हैं और ये डिस्काउंट पे या कई बारी एट पार पे इशू किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंस है वो जनरेट किया जा सके। ये जो पेपर्स हैं बाई किए जाते हैं लेस देन द कमीशन एंड जब सेल किए जाते हैं तो बड़े ही हाईएस्ट प्राइस पर सेल किए जाते हैं। देन इसके बाद बारी आती है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या जिसे हम रिटेन प्रॉफिट्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की रही थी हमारे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, तो उसमें क्या था, जो हमारे इन्वेस्टर्स या जो हमारे ओनर्स थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट की थी कैपिटल की फॉर्म में एंड देन उनको बदले में क्या मिल रहा था, उनको बदले में डिविडेंड मिल रहा था। और डिविडेंड किस में से मिल रहा था, उनको प्रॉफिट में से मिल रहा था। एंड एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ओनर्स होते हैं, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो दे गॉट डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट। अगर कंपनी को लॉस होता है तो उनको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। तो कई बार क्या रहता है कि जब उनको डिविडेंड मिलता है और वो लेने की बजाय उसको क्या कर देते हैं, दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। देन उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को रिटेन कर दिया है एंड जो रिटेन की हुई प्रॉफिट्स होते हैं उनको बहुत जगह पर यूज़ कर दिया जाता है, ताकि जो फर्म है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो और अच्छे से ग्रो कर सके, मार्केट में गुडविल बने कि बिजनेस देखो कितना एक्सपैंड कर रहा है, कितना इसके पास फाइनेंस है। तो फाइनेंस दिखाने के लिए जो हमारे इक्विटी होल्डर्स होते हैं या हमारे ऑनर्स होते हैं वो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन में बारी आती है
एडवांसेस की। तो एडवांसेस में क्या रहता है कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी वो प्रोडक्ट की सेल परचेज कर रही होती हैं, तो उसमें वो अपने जो कस्टमर्स रहते हैं उनसे पहले ही एडवांसेस ले लेते हैं, एंड उसको भी एज अ फाइनेंस हम यूज़ करते हैं, एंड वो सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस हैं जो एज अ फाइनेंस यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद हम अब इतना समझने के बाद इनको क्लासिफाई करेंगे। तो सोर्स ऑफ फाइनेंसेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग वे से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अगर मैं कहूँ, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो अभी हमें अगर कोई भी पूछ लिया जाए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि भई मैंने बैंक से लोन लिया, तो आप उसको किस में काउंट करोगे? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि मैम या तो वो लॉन्ग टर्म होंगे या वो मिडल टर्म होंगे। तो मेनली वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई भी लोन लेते हैं, तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो मोस्टली 10, 15, 20 आप घर का ही लगा के चलो। अगर आपने कोई घर के ऊपर लोन लिया है तो बेसिकली वो लोन 10 टू 20, 30, 40 इतने ईयर्स का होता है। तो आप उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लोन बोलेंगे, ठीक है? तो वैसे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप किसके में आई है? एक तो ओनर्स फंड में आई है। तो ओनर्स फंड्स कौन से थे हमारे? जिसमें हमारा क्या आ रहा था? इक्विटी आ रहा था, और हमारे क्या आ रहे थे? प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे थे। आ रहे थे नहीं आ रहे थे? इसमें एक आपका ब्लू चिप भी आते हैं। ब्लू चिप शेयर्स होते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रखा होता है, देन वो क्या करते हैं, वो ब्लू चिप जो रहते हैं वो वाले शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है? देन उसके बाद हमारे सेकंड वाले ओनर वाले कौन से होते हैं? बोरोड फंड्स होते हैं। ये ओनर वाले ओनर नहीं कह सकते हैं, बट ये डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, एंड इनका बहुत सारा क्रेडिट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एंड थर्ड कैटेगरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन मतलब वो कहाँ से जनरेट हुए हैं, हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं या हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जनरेट हुए हैं। अंदर से कैसे हो सकते हैं? जैसे आप खुद हो, तो आप खुद कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर की इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है? या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ही आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। देन वो क्या हैं? आपके सारे इंटरनल सोर्सेज है। एक्सटर्नल कौन से हुए? जैसे आपकी कमर्शियल बैंक्स हो गई हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई हैं। तो ये सब क्या हैं? आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज है। तो आप ऐसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आई होप सो आपको इसका आंसर भी आता होगा कि जो हमारे ट्रेड क्रेडिट रहते हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं? वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की एग्जाम्पल है, मीडियम टर्म फाइनेंस की एग्जाम्पल है, या शॉर्ट टर्म फाइनेंस आप इसको बोलोगे, या फिर तीनों ही कैटेगरी में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।